नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज ब्रिटिशर्स के आगमन की चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में विभिन्न इन्वेडर्स के आगमन की चर्चा की है, जिनमें से पुर्तगालियों की चर्चा प्रमुख थी। और हमने उनकी एक नीति थी जिसके बारे में बहुत अच्छे से जानने का प्रयास किया था कि पुर्तगालियों का प्रभाव था कि समुंदर अपने कब्जे में कर लो, पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। इसी के चलते हुए उन्होंने कार्टेज प्रणाली और ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की थी। उम्मीद है आप सभी को वो सेशन ध्यान होगा। अब दूसरे जो फॉरेन इन्वेडर्स जो खास थे उनमें नाम लिया जा रहा है ब्रिटिशर्स का। मेरे साथी जो समय उपस्थित हैं सभी साथियों का वेरी गुड मॉर्निंग। प्रियांशु, रंजीत, विकास और अयोध्या कुमार, मुकेश, संदीप, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास में फैक्ट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो जितने ज्यादा फैक्ट्स आप याद कर सकते हैं उतने अच्छे ज्ञाता कहलाएंगे। लेकिन कितने ज्यादा याद किए जाएं ये आपकी अपनी लिमिट है। बहुत सारी पब्लिकेशंस की किताबें ऐसी आती हैं जिनमें कि फैक्ट्स शीट्स मतलब इतनी लंबी चौड़ी होती है कि याद करते करते ऐसा लगता है कैलेंडर याद कर लिया। तो आप लोग कितना फैक्ट याद कर सकते हैं या आपका पोटेंशियल है। मैं आपको फैक्ट्स देता रहूंगा, लेकिन हर फैक्ट के ऊपर अगर कहानी सुनाने लगूंगा तो ये बहुत बड़ा सेशन बनता चला जाएगा। इसलिए प्रिफर्ड होगा कि मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास में जो अहम पड़ाव हैं और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका जिक्र करते हुए आपको लेकर आगे बढ़ूं। अदरवाइज इतने लंबे इतिहास में, जब से वास्को डी गामा की यात्रा हुई है और तब से लेकर के देश की आजादी तक, इतने लंबे काल में लगभग 450 साल में घटनाओं का अभाव हो ऐसा संभव नहीं है। हर साल हर दिन इतनी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें आप पढ़ते पढ़ाते पागल हो सकते हैं, है ना। तो आप भी इस बात के लिए समझदार रहें कि हर दिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, हर साल कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन पढ़ा उन घटनाओं को जाता है जिन्होंने बहुत आमूलचूल परिवर्तन ला दिया हो, है ना। तो इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप फैक्ट शीट के आधार पर इतिहास तैयार करते हैं तो मैं आपको कुछ किताबें बता दूंगा जिनमें से मुझे बहुत पसंद आती थी जब मैं पढ़ा करता था। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत ही मोटी सी, मतलब जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर सी है। आप उस किताब को खरीद के ला सकते हैं। जिस प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास, जैसे अपन ने भारतीय राजनीति के लिए, राज व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ा है, आप चाहें तो उसी प्रकार से स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं रोकूंगा नहीं, और अगर आप चाहें तो वो दिखती कैसी है तो मैं आपको वो बुक भी दिखा देता हूं, मेरे पास ही रखी हुई है, मैं उसको दिखाता हूं आप लोगों को। ये कुछ इस प्रकार की पुस्तक है ना। तो अब ये कितनी मोटी चौड़ी पुस्तक है आप इसका अंदाजा खुद से लगा लीजिए। इतनी मोटी पुस्तक है और बहुत ही बारीक लेटर्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। और अगर मैं सही हूं तो इसमें 1000 पेजेस हैं। 1000 पेजेस इसमें है, तो अब आपका सामर्थ्य है कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इसकी खासियत यह है कि जब हम पढ़ा करते थे तब ये बुक इतनी पतली आया करती थी। इतनी वाली जो फर्स्ट हाफ है इतनी, ये बढ़ते बढ़ते खाते पीते इतनी बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि जिस भी परीक्षा में कोई भी तथ्य पूछा गया इस किताब में उसको चिपका दिया गया। तो अब ये होते होते काफी बड़ी और हेल्दी किताब हो चुकी है, खाते पीते तैयारी करते करते लंबी चौड़ी पुस्तक बन चुकी है। अब पढ़ने वाले विद्यार्थी को लगता है कि सब कुछ इसी में से पूछा जाता है, जबकि हमारे पास, मैं आपको मेरी ओरिजिनल स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा, जब हम पढ़ा करते थे तो वो इतू सी हुआ करती थी। अब ये इतने सारे पेजेस कैसे जुड़े? तो किसी ना किसी ने अच्छे तरीके से इसके अंदर मतलब कंटेंट को ऐड किया है, और बच्चे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर उनका जवाब मिल जाता है, क्योंकि इस किताब का हर बार नया संस्करण अपडेट होके आता है। वो चीज इसके अंदर ऐड हो जाती है, तो बच्चों को लगता है इस किताब से बाहर कुछ नहीं आया। इसी कारण से बच्चे इसको और पढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक साइकिल है। तो आप इसको कितना अच्छे से फुलफिल करना चाहते हैं आपके ऊपर है। मेरा सजेशन है डिटेल पढ़ना है इसमें से पढ़ें। फिर भी हमने अपने नोट्स में बहुत अहम पड़ावों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, जिनसे परीक्षा में, देखिए इतिहास में अगर कोई शिक्षक ये दावा करता है कि उसके दिए कंटेंट में से 100% सवाल आ जाएंगे तो अति आत्मविश्वासी है वो, या फिर उसने पेपर में सेटिंग कर ली है ना। इसके साथ साथ यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे कंटेंट में जो मैंने आपको अपने नोट्स उपलब्ध कराए हैं या जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि 90 से 95% कंटेंट आ जाएगा, तो इसमें हम अपनी बात को पूरी तरह से पुष्ट करते हुए पाए जाते हैं। क्योंकि
इतिहास में कौन सी घटना कहां से उठा के पूछ ली जाए, सबको प्रमाणित करने के लिए मैं सक्षम व्यक्ति नहीं हूं। और अगर कोई ऐसा कहता भी है, कोई बहुत बड़ा इतिहासविद बनता है और ये कहता है कि उसके पढ़ाई में से सब आ जाएगा, तो भैया फिर उसके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है कि वो बहुत बड़ी महान आत्मा है ना। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप तथ्यों को पढ़ना चाहते हैं तो बुक ये है। और हाँ, एक बिहार से बुक प्रकाशित होती है, जैसे मैंने उसके समय पर आपको बताया था, राज व्यवस्था के समय पे बताया था कि अगर आप चाहें तो परीक्षावाणी प्रकाशन प्रयागराज की एक पुस्तक आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही इतिहास में अगर फैक्ट्स याद करने का आपको बहुत ज्यादा मन है कि नहीं साहब मैं तो फैक्ट शीट रटूंगा ही, और फैक्ट शीट रट करके ही बस अपने आप को मतलब विद्वता हासिल करूंगा, तो उनके लिए एक प्रकाशन की किताब है, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है ना। वो मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन जब हम लोग ऐसा होता था ना कि अब तो ये सब याद हो गई, अब क्या करें, कुछ नया करना है, तो चलो इसमें से फैक्ट याद करते हैं, तो आप अगर चाहें तो उस प्रकाशक की पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी, है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको उचित लगे तो आप जो भी ठीक लगे, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, तो आप ये मत कहना कि सर हमें आपने कुछ बताया नहीं था या कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने आपको सारी बातें अब बता दी हैं। बढ़े आगे तो कंटेंट के अंदर। और हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे नोट्स में भी इतना पर्याप्त नॉलेज है कि अगर आप वो भी याद कर ले गए तो मैं ये अश्योर कर सकता हूं कि 90 से 95% कंटेंट आपको हमारे नोट्स में से मिल जाएगा। और ये जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूं, इनमें हमने नोट्स से ही स्लाइड्स बनाई हुई हैं, यानी कि ये वाले जो नोट्स हैं ये आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है। लेकिन मैं हर लाइन को आपको रटाऊंगा ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। मैं आपको कुछ की पोजीशंस को, कुछ की पॉइंट्स आपको याद कराता चलूंगा, घटनाओं को व्यवस्थित करके आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए ब्रिटिशर्स की बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स के अंदर ना एक व्यक्ति का नाम बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में होता है आजकल के समय पे। पहले तो सब लोग एक ही चीज याद किया करते थे कि साहब पहले भारत के अंदर अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हॉकिंस नामक व्यक्ति आया था, सब लोग इस व्यक्ति का नाम याद किया करते थे, है ना। लेकिन इनसे पहले भी, कैप्टन हॉकिंस से पहले भी एक जॉन मिल्डन हॉल नामक व्यक्ति था जो भारत आया था। ये एक ब्रिटिश व्यापारी था। जैसे वास्को डिगामा का नाम आप सुनते हैं पुर्तगालियों के लिए, ऐसे ही ब्रिटिशर्स के लिए जॉन मिल्डन हॉल नाम का व्यक्ति था जो व्यापारी बनकर के इंडिया आया था। असल में वो एक ऐसा व्यापारी था जो कि भारत ही नहीं, फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, एक मतलब इसको कहा जाता है दुस्साहसी व्यापारी। दुस्साहसी व्यापारी इसलिए कहते हैं कि वो कभी रुकता ही नहीं था, इतना घूमता था वो, उसने पूरी दुनिया घूम ली थी। वो ब्रिटेन वापस नहीं लौटा था, लंबे समय से नहीं लौटा था। तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता था कि वो मर गया है। और तो और जब वो वापस लौटकर ब्रिटेन गया था, तब ब्रिटेन में उसकी वसीयत किसी और के नाम की जा चुकी थी, ये मान करके कि अब वो वापस नहीं आएगा, तो किसी और व्यक्ति के नाम पर उसकी जो संपत्ति थी वो दी जा चुकी थी। जब ये पहुंचा तब इसने बताया कि मैं ब्रिटेन गया हूं और इस तरह इंडिया गया हूं, इस तरह से वहां पर व्यापार किया जा सकता है। तो फिर वहां के लोगों ने इंडिया आने का रास्ता बनाया। तो इंडिया में जिसने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के लिए काम किया उसका नाम जॉन मिल्डन हॉल है। इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, 31 दिसंबर के दिन, 31 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार को ही चार्टर कहा जाता था। आप में से कई बार सुनते हैं ना, ये मैग्ना कार्टा था, ये चार्टर था। चार्टर असल में अधिकार पत्र था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम को जब यह बात पता चली, क्योंकि जब देखिए एक बात और समझने का प्रयास करिए, जिस दौर में ब्रिटिशर्स इंडिया आ रहे थे उस समय इंडिया में दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 उत्पादित होता था। कपड़े यहां बनते थे, रेशम का उत्पादन यहां से होता था, मसाले यहां प्रोड्यूस होते थे। तो यहां पर दुनिया की प्रोडक्शन का 1/4 प्रोडक्शन होता था। और उस समय ब्रिटेन केवल कृषि आधारित इकोनॉमी हुआ करता था, जिसके पास मुश्किल से 2% दुनिया के उत्पादन का पैदा होता था। कहां हम लोग 25% और वो लोग 2% पर थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। तो हुआ ये कि ब्रिटेन की महारानी ने अपने कुछ लोगों से कहा कि इंडिया जाओ और इंडिया जाकर व्यापार करो। लोगों ने कहा कि साहब कैसे करें, तो बोले देखो 2 रास्ते हैं आप लोगों के पास ब्रिटेन जाने के। अगर आप चाहते हो तो लैंडमार्क के थ्रू जाओ, तो ओल्ड सिल्क रूट है, वहां से जा सकते हो, और समुद्री रूट से चाहते हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर चले जाओ। आपको याद होगा समुद्री मार्ग तो चालू हुआ, लेकिन ये जो लिवेंट मार्ग था,
आपको याद होगा ना, कई बार हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने अफगान युद्ध लड़ा था, ये लड़ा था। वो क्यों लड़ते थे? क्योंकि उन्हें वो ओल्ड रूट वापस से चाहिए था, ओल्ड सिल्क रूट, लेकिन वो कभी खुल नहीं पाया इनसे। ठीक है साहब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडियाज कंपनी के नाम से बनी थी। इसके अंदर 217 शेयर धारक थे और यह एक निजी कंपनी थी। ये ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए अंबानी अडानी टाइप के कुछ लोग हैं, उनको हम ये कह दें कि आप जाइए और मंगोलिया में जाकर शासन करिए, या मोरक्को में जाकर शासन करिए, या तंजानिया में जाकर शासन करिए, या शासन मत करिए, वहां जाके व्यापार करिए। तो व्यापार करने के लिए भारत से परमिशन मिलना जरूरी है। तो भारत से जो परमिशन मिली उसे चार्टर कहा। वहां पर पहले शासन किसका हुआ करता था? तो आंसर है शासन हुआ करता था ब्रिटिश हुकूमत में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का। तो उनके परमिशन से इन्हें चार्टर मिला और इनमें से 217 शेयर धारकों वाली एक निजी कंपनी का गठन हुआ। शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर्स, इन्होंने शेयर होल्डर्स में से 24 गवर्नर बनाए हुए थे। इसलिए आप जब आगे चल के पढ़ेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ग्रुप ऑफ गवर्नर्स का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। यानी कि ये लोग अपने में से कुछ लोगों को डिसीजन मेकर्स बनाते थे कि तुम ही लोग हमारे बिहाफ पर निर्णय लेना है ना। तो इस तरह से इनको भेजा गया। कहा गया कि शुरुआती साल में जब ये यहां आई थी, तो जब इसको परमिशन दी गई, अराउंड 1600 के आसपास परमिशन दी गई, और लगभग 5-7 साल बाद ही इस ईस्ट इंडिया कंपनी को लंबे समय के लिए, पहले 15 साल की परमिशन थी, फिर हमेशा के लिए इसको परमिशन दे दी कि इंडिया में व्यापार आप ही करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये आई कंपनी यहां पर, तो शुरुआती 12 साल तक इस कंपनी को सालाना 20% के हिसाब से मुनाफा हुआ था। यानी जब ये लोग यहां पहुंचे तो इनको यहां पर व्यापार करके बहुत मुनाफा हुआ। भाई मुनाफा तो होने को वास्को डिगामा को 60 गुना तक हुआ था, लेकिन वास्को डिगामा एक व्यक्ति था, ये पूरी कंपनी थी, और कंपनी होती है तो कंपनी की अपनी लायबिलिटीज होती हैं, आने के बाद अपने काम होते हैं। ठीक है साहब। अब ऐसी स्थिति में इन्हें यह रियलाइज हुआ कि व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग पर तो पुर्तगालियों का कब्जा है, और भारत का जो मेन लैंड इंडिया था उस पर अधिकांश क्षेत्र पर मुगलों का कब्जा था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये पूरी डेस्टिनी उस समय शासन में थी। तो ऐसी स्थिति में बोले अगर लैंड पर काम करेंगे तो हमें उनसे, अंग्रेजों से मतलब मुगलों से टकराना पड़ेगा, उधर दक्षिण में विजयनगर एम्पायर से टकराना पड़ेगा, समुद्र में पुर्तगालियों से टकराना पड़ेगा। तो बोले एक रूट अपनाते हैं। क्या? चूंकि उस तरफ राजा है क्वीन एलिजाबेथ प्रथम और इस तरफ बैठे हुए हैं मुगल्स, तो एक काम करते हैं, राजा के नाम एक संदेश भिजवाते हैं। इसलिए अब आप इस चीज को याद करना, रिलेट करना। जब देश के अंदर 3 जून की योजना आई थी ना, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना जब आई थी, तो उसने क्या कहा था कि आप सभी राजघराने वापस से आजाद हैं, और जिन्हें चाहिए कि वो अपना एक तरह से समर्थन ब्रिटिश ताज के प्रति देना चाहते हैं, तो वो इंडिया में रहते हुए भी ब्रिटेन की सत्ता को अपना सकते हैं। जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस टाइप से। जब देश का विभाजन हो रहा था तब ब्रिटिशर्स ने भारत के राजघरानों से यही कहा था कि आपको चाहिए तो इंडिया में मिलना है, इंडिया में मिलो, पाकिस्तान में मिलना है, पाकिस्तान में मिलो, और अगर स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहो, और स्वतंत्र के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपको ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपनी भाव व्यक्त करनी है, उनके प्रति अपना आस्था व्यक्त करनी है, तो उनको कर सकते हैं। नितेश, मेरा यूपीएससी एग्जाम 2023-24 में है, कुछ बताइए। क्या बताएं इसमें? ये आप मुझे बता रहे हो कि आपका एग्जाम है, मैं क्या बताऊं? पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़िए आप आराम से, है ना। केवल इस बात को बताने के लिए, ये मैंने कई बच्चों के अंदर दिक्कत देखी है कि साहब मैं तो यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, यदि ये बताने के लिए आप ये सब माखौलबाजी कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपनी क्लासेस में बैठे हुए हैं, है ना, जो यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग भी आपकी क्लासेस सुन रहे हैं। इवन कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स, दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े अधिकारी अपन को सुनते हैं। ये अपना भगवान का आशीर्वाद है ना। तो ये शो ऑफ मत करा करिए। बच्चे मैं आजकल देखता हूँ कुछ बच्चों को, कुछ कोचिंग्स के हुडी लगा के, बैग लगा के, वो ये समझते हैं कि भाई साहब हम तो बस अब तो आईएएस बन गए, या फिर हम तो आरएएस बन गए। बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, ये शो ऑफ में मत रहिए। क्या बताऊं मैं आपको कि आप तैयारी कर रहे हैं तो मतलब वाह वाह करूं आपकी। पढ़िए भैया, है ना। मतलब आपके कहने का अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और इस तरह से कभी भी मतलब मुझे क्या बताओगे आप, मतलब ठीक है, थोड़ा सा समझिए इस चीज को, है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ ना कि 217 शेयर धारकों वाली एक निजी कंपनी थी, ये मैंने आपको बताया। तो मैं कहां था, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ब्रिटिशर्स ने
तरीका अपनाया कि एक काम करते हैं कि उधर तो महारानी बैठी हुई है एलिजाबेथ, और इधर राजघराने हैं, मुगल्स हैं, तो एक काम करते हैं, एक आधिकारिक आदमी भेजते हैं, ऑफिशियल आदमी। जैसे आप आज भी देखते होंगे वियना कन्वेंशन के तहत अपन क्या कहते हैं कि दुनिया के देश, एक देश दूसरे देश के अंदर अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिसे आप एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश महारानी ने अपनी तरफ से भेजा अपने एक कैप्टन को, नाम था कैप्टन हॉकिंस, जहांगीर के पास भेजा। 1608 कई जगह लिखा हुआ है, और कई जगह बहुत सारी किताबों में, मतलब इस डेट को लेकर के बड़ा ही डाउट रहता है, कई जगह 1609 लिखा हुआ है, तो मेजॉरिटी जगह तो 1609 ही है, लेकिन इंटरनेट पर कई जगह 1608 भी है। तो आपको जो सूटेबल लगे, ये दोनों तारीखों में से कभी ऑप्शन देके नहीं पूछा जाएगा। इवन मैं तो खुद 1609 आंसर करके आऊंगा अगर कोई मुझसे पूछेगा। तो 1609 के अंदर कैप्टन हॉकिंस इंडिया पहुंचते हैं, ठीक है। और ये जब आते हैं, अच्छा, इनको भेजा किसने था, तो उस तरफ जेम्स वन जो थे वो राजा बन चुके थे, तो उन्होंने अपने एम्बेसडर के रूप में इनको इंडिया भेजा। और यहां पर आकर के ये जहांगीर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि साहब हमें आप अपने यहां शासन करने का, या अपने यहां पे का शासन नहीं, हमें कुछ व्यापार करने का मोहलत दीजिए। अच्छा, कहते हैं कि जहांगीर ने उसे अंग्रेज खान की उपाधि दी, लेकिन इसमें एक बड़ा ही मतलब ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिस समय ये आकर यहां पहुंचा था ना, तब उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, कोई भी उसको नहीं माना। जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा शाहजहां था, ठीक है। तो अब हुआ ये कि इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई, किसको, कैप्टन हॉकिंस को। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि पुर्तगालियों ने जहांगीर को भड़का दिया था कि ये लोग आपके सामने आएंगे, आकर के आपके सामने दिखावा करेंगे। तो पुर्तगालियों का क्योंकि समुद्र पर राज होता था, तो उस समय जहांगीर इनकी बात में आ गए और इनको परमिशन नहीं दी, इसे खाली हाथ लौटना पड़ा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहां पर एक लाइन बताना चाहूंगा। जब अपन अक्सर हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि अंग्रेजों ने अपने द्वारा सबसे पहले क्या कहते हैं उसको, सूरत के अंदर इंडस्ट्री खोली थी, नहीं, मसूलीपट्टनम में खोली थी। पहला कारखाना उनका मसूलीपट्टनम बना था, क्योंकि ये काम तो चला नहीं, तो फिर वो जहांगीर की जगह नीचे चले गए विजयनगर एम्पायर में, वहां जाकर के वहां के राजा से परमिशन लेकर के उन्होंने अपने लिए एक कारखाना वहां खोल दिया था, ठीक है। लेकिन ज्यादा बड़ी चीज मुगल से परमिशन लेने की थी बाद में, लेकिन मुगल्स ने इनको परमिशन दी और फिर इनको कहा जाता है अंग्रेज खान की उपाधि दी गई और 400 मनसब प्रदान किए गए, कुछ क्षेत्र जैसे मतलब समझ लीजिए क्षेत्र दे दिए गए कि हाँ इस क्षेत्र में आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। 1615 में सर थॉमस रो आते हैं और ये यहां आकर के शाहजहां से अजमेर में मुलाकात करते हैं, खुर्रम जिन्हें कहा गया है। और फिर यहां से ये थॉमस रो काफी लंबे समय तक, 4-5 साल तक एम्बेसडर बनकर के यहां रहा। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, उनके राजदूत का आने का क्या मतलब है। ऐसा नहीं है। पहले में जो बड़े राजा होते थे, अपने आप को दिखाने के लिए कि साहब मैं अपने खर्चे पर आपके यहां पर अपना व्यक्ति भेज रहा हूं, हमारी कुछ अच्छी चीजें आपको लगे तो आप ले लीजिए, हमको आपकी अच्छी लगे तो हम ले लेंगे। तो राजाओं के बीच में भी राजागिरी और क्या होती है, राजा जी बहुत खुश हैं भाई, उनको आकर कहा कि देखिए हमारे यहां पर, अच्छा इंडिया में ना सफेद चमड़ी को देखकर, जिस प्रकार आज भी आप देखेंगे तो गोरी चमड़ी को देख करके दिमाग में एकदम ऐसा आता है पता नहीं ये लोग आ कहां से गए, इतने गोरे। देश के अंदर एक समय ऐसा था जब विज्ञापनों में गोरेपन का ही प्रचार किया जाता था, फेयर एंड लवली लगाइए, गोरे हो जाइए। एक इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें गोरी लड़की जीत रही है, एक मतलब दुनिया में जो हो रहा है वो गोरे लोगों का हो रहा है। हमारे मानसिक, अभी मुश्किल से 5-7 साल पहले तक की ये घटना थी, फिर लोगों में अवेयरनेस आया कि भाई ऐसा नहीं है कि गोरा ही सबसे अच्छा होता है ना। तो गोरे के खिलाफ अपने यहाँ पर तो ना वो आई, लेकिन हम लोग लंबे समय तक इस विचारधारा में रहे कि गोरा मतलब भाई साहब गजब है। अब गोरे आ रहे हैं, गोरों के साथ गोरी मेम साहब आ रही हैं, तो अपने राजा तो वैसे लटपटा जाते थे, तो लटपटा गए तो पता चल रहा है कि बस उनको कमियां पता चल गई कि इन्हें महंगे इत्र पसंद हैं, इनके शौक नवाबी हैं, इन्हें मतलब विदेशी घड़ियां पसंद हैं। तो ऐसी चीजें इनको गिफ्ट में, तोहफों में लाकर दी जाती थी कि सर देखिए ये क्या चीज है। उस समय अपने यहां पर तो पता चल रहा है कि टाइम देखने के लिए समुद्र से उनको वो क्या कहते हैं, सूरज की रोशनी को ध्यान में रखकर टाइम नाका जा रहा है, वो आकर के आपको रिस्ट वॉच दे दिया, सर घड़ी देखिए आपके लिए क्या चीज लेकर आए। राजा जी एकदम खुश हो गए। जैसे आज मान लीजिए आप किसी से मिलने जाए और उसको आईफोन गिफ्ट कर दें कि ये आपके लिए है, तो आप सोचिए कि क्या मतलब हाल होगा। बिल्कुल वैसा यहां पर सर थॉमस रो ने काफी लंबे समय तक शासन किया था, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी जितने भी साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे मेरी गुजारिश है, जो कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ भी बात अगर लिख रहे होते, जैसे एक बालक लिख रहे हैं, रवि भूषण लिख रहे हैं सर आपसे हिस्ट्री पढ़ के अच्छा लग रहा है। एक बालक लिख रहे हैं सर यूपीएससी के नोट्स कब तक आएंगे, है ना। संदीप बेटा वो लास्ट था,
जितनी भी प्रकार की चीजें आप लिख रहे होते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास के चलते समय ना लिखें। क्लास जब खत्म होने वाली होती है उस समय कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, क्योंकि कई बार जब मल्टीपल टाइम कमेंट फ्लो से आ रहे होते हैं मेरा ध्यान बटता है, और जब ध्यान बटता है तो मतलब फ्लो टूट जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस तरह से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स का उपयोग ना करें, ठीक है। अंशु, यूपी पीसीएस के नोट्स, यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कमिट नहीं कर सकता लेकिन प्रोसेस जरूर जारी है, ये मैं जरूर कह सकता हूं आपसे, ठीक है। हाँ जी, आदित्य लिख रहे हैं कि सर क्लास का टाइमिंग, बेटा 11 बजे के आसपास रेगुलर क्लास शुरू हो रही है। ये आप मतलब लंबे समय से अरसे से देख रहे होंगे तो 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाती है तो देख लेना, ठीक है ना। चलिए अजीत, बिल्कुल क्लास की वैलिडिटी बढ़ा देंगे, आप चिंता मत करिए, जिस दिन आपका आखिरी दिन होगा आपकी क्लास की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से अंग्रेजों का देश के अंदर आगमन हो जाता है। अच्छा, इसी बीच में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने एक स्वर्णिम फरमान प्राप्त कर लिया। और एक प्रकार से ये समझ लीजिए, ये फरमान क्या होते थे भाई दवे, एक ये शब्द बनता है सर, ये फरमान क्या होते हैं। फरमान का मतलब हुआ परमिशन मिल गई। परमिशन का मतलब ऐसे समझिए, कभी आपने अगर टोकन से चाय पी हो, टोकन लेकर गए, जैसे कई बार किसी ढाबे पे गए, उसने पैसे जमा कराए तो आपको एक टोकन पकड़ा दिया, कहा कि वहां से जाके चाय ले लो, या फिर वहां से जाके समोसा खा लो, या वहां से जाकर के ये चीज ले लो। ऐसे ही अंग्रेजों के समय पर होता था। राजा लोग क्या करते थे कि उस समय पर फोन की सुविधा तो होती नहीं थी और ना ही कोई फास्टैग वगैरह होता था, तो क्या होता था, फरमान पत्र जारी किए जाते थे, लेटर लिख करके कि ये राजा ने अपने तरफ से लेटर लिख दिया, अब आप इसकी वजह से कहीं से भी निकलिए, आपको चुंगी नहीं देनी पड़ेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज जैसे हम लोग जब सरकारी गाड़ी लेकर जाते हैं तो हम अपना आई कार्ड, सरकारी गाड़ी को तो वैसे ही बत्ती की गाड़ी देख करके लोग कह देते हैं यार जाने दो इसको, लेकिन कई बार प्राइवेट गाड़ी में जा रहे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, साहब आई कार्ड देख लो हमारा, यार सरकारी आदमी जाने दो यार, तो टोल माफ कराने के चक्कर में अपन लोग आई कार्ड दिखाते हैं। अंग्रेजों ने तो ये परिपाटी शुरू की थी। टोल जैसे आज गाड़ी के चलने का लगता है, पहले राजाओं के पास कमाई का बड़ा साधन टोल ही हुआ करता था। अब आप पूछेंगे टोल कैसे कमाई का साधन हो सकता है। टोल उस समय सड़क पर चलने का नहीं लिया जाता था। सड़क पर चलने के समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सामान को इधर से उधर ले जा रहे हैं, क्या भाई तेरे सामान में क्या है, बोले साहब इतने किलो कपड़ा है या इतने किलो अनाज है, अच्छा इतना किलो अनाज है, इसका इतना परसेंटेज देकर जाओगे। यानी कि जो आज हम लोग टैक्सेशन की बात करते हैं, आज टैक्सेशन बड़ा उन्नत किस्म का हो गया है। आज आपको सड़क पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा है, आपका ऑनलाइन कट चुका है। अगर आप यात्रा में निकल रहे हैं गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी का पहले ही खरीदने से पहले आप टैक्स जमा करा के निकले हैं। अगर आप सवारियों से पैसे ले रहे हैं तो सवारी का सर्विस टैक्स आप सरकार को जमा करा चुके हैं। अगर आप हवाई यात्रा पे जा रहे हैं तो जीएसटी पहले जमा करा चुके हैं। मतलब ये टैक्सेशन सरकार ऑनलाइन काट ले रही है। पहले क्या होता था, रास्ते में चलते समय आपका टैक्स कटता था। टैक्स कैसे कटता था, रास्ते में चुंगियां लगी होती थी, और यही चुंगियां हैं जो सबसे बड़े युद्ध का कारण बनेंगी। प्लासी और बक्सर जब हम चलेंगे ना, तो उसमें आपको यही पता चलेगा कि ये जो फरमान है ये फर्जी बनाने लग गए थे अंग्रेज लोग। तो ये क्या करते थे, इनको व्यापार करना है। देखो कुल मिलाकर ऐसे समझो कि अगर आपको व्यापार करना है, अंग्रेजों को पता है कि समुद्र के किनारे तक जाना होगा, तो शहरों से सामान इकट्ठा करके वो यात्रा करते करते सी बीच तक पहुंचेंगे, वहां पर जहाज में सामान लादेंगे और जहाज में लाद करके फिर अपने देश को लेके निकल जाएंगे। तो जब इकट्ठा करके जा रहे हैं सामान, तो रास्ते में राजा के जो सिपाही हैं या राजा की तरफ से जो मनसबदार हैं जो कि इकट्ठा करने के लिए खड़े हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने लेवल पर आपसे चुंगी वसूलेंगे कि लाओ सब कितना पैसा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब, अंग्रेजों ने राजाओं से अपने लिए गोल्डन फरमान बना लिया। मतलब एक तरह से ऐसा पास बनवा लिया, बस इसको दिखा दो, अरे भाई राजा के आदमी है ये, बस। यानी जैसे आई कार्ड होता है ना, ऐसा आई कार्ड बनवा लिया कि चलो भाई जान दो। इसको इस तरह से उपयोग किया गया क्योंकि इनको गजब माल चाहिए था। तो टैक्सेशन हमने अपना हाल ही खो दिया कि यार इनको लगा नहीं था राजाओं को कि ये इतना पैसा कमा ले जाएंगे। और इसी तरह का एक 500 पैगोडा का, मतलब उस तरह की वो थी, उसका वार्षिक कर चुका करके इन्होंने एक राज्य का जो पूरा बंदरगाह था वही पूरी तरह से अपने पास में ले लिया। तो फरमान इन्होंने ले लिया और साथ ही साथ 500 पैगोडा पे करके इन्होंने पूरा की पूरा एक पोर्ट अपने नाम करा लिया। जैसे आज कहते हैं ना, अडानी ने पूरा पोर्ट करा रखा है, मुद्रा पोर्ट अडानी का अपना है। तो उस समय का अडानी कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था। तो उन्होंने पूरा राज्य से, जैसे राज्य सरकार से अडानी ने अपने लिए पोर्ट ले लिया, मुद्रा पोर्ट की साहब मेरा है, ऐसे जाफना पोर्ट इजराइल में जाके ले लिया। ऐसे ही अंग्रेजों ने अपने यहां पर पोर्ट की पोर्ट ले रखे थे, ठीक है। साथ ही साथ 1639 में टेकिंग ए विलेज नेम चेन्नई ऑन लीज, चेन्नई को जो कि उस समय कस्बा हुआ करता था उसको इन्होंने किराए पर ले लिया और चेंज्ड इट्स नेम टू मद्रास, और बदलकर इसका नाम मद्रास कर दिया। बिल्ट ए फोर्टिफाइड कोठी देयर,
हुज नेम्स वाज फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब ये क्या किया, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चेन्नई एक गांव हुआ करता था, चेन्नई जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, उसका नाम बदल के इन्होंने पहले तो मद्रास किया और वहां पर एक कोठी का निर्माण किया। अब ये कोठी का सीन समझिए, देखिए पहले जैसे टेंट मतलब टीन शेड होती है ना जैसे अपने, ऐसे पहले कहीं पर भी कच्ची दीवारों से या फिर छोटी दीवारों से खुद के कारखाने बनाए। तो कारखाने, अंग्रेजों के काल में कारखाने का मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, इनका सामान इकट्ठा करने का क्षेत्र कारखाना कहलाता था। अब कोठी किसे कहा जाता था, कोठी कहा गया कि अब इतने सारे अंग्रेज यहां रहते हैं, अब कल को इन अंग्रेजों को, क्योंकि जिस तरह की प्रजा है, गोरे रंग के प्रति गजब फैसिनेशन है लोगों में, ऐसी स्थिति में तो लोग गोरों को खा जाएंगे। अब भाई उनके ऊपर कई तरह की यातनाएं भी तो हो सकती हैं। कोई पता चला है कि भाई साहब ठरक ही मिटा रहा है, अंग्रेजों के पीछे पड़ गया भाई साहब कि हमको तो अंग्रेज चाहिए, और अंग्रेजों को उठा उठा करके ले गए। तो ऐसी स्थिति में ये खुद की सुरक्षा के लिए भी कि यार हमको सुरक्षित रहने के लिए खुद का एक हाउस चाहिए। इसलिए आप जब पढ़ेंगे ना तो मतलब ये बक्सर प्लासी के युद्ध में आपको ये पता चलेगा कि एक ऐसी ही कोठी पर जो कोलकाता के अंदर थी, उस पर हत्या का प्रयास हुआ था। बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे वहां पर। प्लासी से बक्सर की तरफ जब आप निकलेंगे ना, उस पूरे की पूरे काल में एक घटना ऐसी आती, बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। तो कोठी इन्होंने अपने लिए तैयार की हुई थी। मतलब एक तरह से समझिए, अगर आप कभी राजस्थान आए, और आप में से हो सकता है कुछ लोग राजस्थानी हो भी, तो उन्होंने क्या कहा कि राजस्थान के अंदर कभी आप किसी बड़े महल में जाएं, तो जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाएं या जैसलमेर दुर्ग में जाएं, तो या फिर किसी भी बड़े दुर्ग में जाएं, तो आपको वहां क्या मिलेगा कि अंदर ही यानी महल के भीतर ही लोगों के रहने का स्थान हुआ करता है। लोगों के रहने के लिए घर, निवास, अगर जैसे कोई फिल्म देखी हो आपने पद्मावत, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि राजा जहां रहता है वहां प्रजा भी अंदर ही रहती थी। ऐसा नहीं होता था कि प्रजा के लिए अलग शहर बसाया जा रहा है। तो पूरी तरह से फोर्टिफाइड एक फोर्ट बनाया जाता था। फोर्ट के अंदर दीवारों के भीतर सुरक्षा देते हुए राजा अपनी जनता को रखता था। एग्जैक्टली इन्होंने भी अपने लिए एक फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का उद्देश्य क्या था, जो अंग्रेज यहां पर हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना और उनको उपलब्ध करा करके वहीं से अपना शासन चलाना। इसीलिए अब राजाओं को, भाई राजघराने क्या होते हैं, राजघराने का मतलब राजा का अपना पूरा बड़ा सा घर है, राजा के रहने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग निवास कर रहे हैं। अब राजाओं को अगर यह पता चले कि हमारे ही देश में, हमारे ही क्षेत्र में कोई और आदमी भी अपना महल बना के रहने लग गया, तो ईगो क्राइसिस होगा। आप इस तरह से विचार कीजिए, आज अगर मेरी लैंड पर मेरा ही कोई नौकर जिसने मुझसे परमिशन लेकर काम करना शुरू किया, मुझसे बड़ा घर बनाकर रहने लगे, तो मेरे घर वाले मेरे ठौंचे देके खाएंगे कि नहीं खाएंगे कि यार तुम इतना भी क्या दे रहे हो इसको, तुमसे बड़ा महल बना लिया है ये। अब ये जो स्थिति है ना राजा के केस में कि उसके लोग ही उसको खौंच रहे हैं, सर देख रहे हो आपसे बड़ा महल बना लिया है। यही से शुरू हुई थी इन लोगों की आपसी लड़ाइयां, राजघराने वर्सेस अंग्रेजों की लड़ाइयां इन फोर्ट्स के निर्माण से। फोर्ट विलियम्स की जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब फोर्ट्स बनते थे जिनका कलेश हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी घटना है चेन्नई के अंदर। ठीक है, अच्छा 1651 में ऐसे ही बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने मुगल परिवार की महिलाओं के इलाज के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति ले ली। ये बिल्कुल मुक्त व्यापार स्वर्णिम फरमान के जैसा है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है मुक्त व्यापार है क्या। मुक्त व्यापार का मतलब हुआ सामान को इकट्ठा करके सी बीच तक ले जाने के लिए रास्ते में दिए जाने वाले टोल से मुक्ति। पहले टोल किस चीज के लिए दिए जाते थे, टोल केवल इस चीज के लिए नहीं दिए जाते थे सड़क उपयोग कर, सड़क तो होती नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, तो उनमें से यात्रा करते समय आप जो माल ले जा रहे हो उसका कुछ प्रतिशत आपको राज को चुकाना होता था। सामान के स्थान पर मुद्रा, अशर्फियां, गोल्ड, ये सब चुकाने होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने यहां पर मुक्त व्यापार की अनुमति ले ली, जिसकी एवज में अंग्रेजों को 3000 रुपए का वार्षिक कर देना पड़ता था। ये लोग क्या करने लगे, एक मुश्त पैसा दे दिया। उदाहरण के लिए आज जैसे अपने मुंबई के अंदर वो बना है 21.5 किलोमीटर का जो ब्रिज बना है, उस ब्रिज के साथ क्या है, 21.5 किलोमीटर का ब्रिज बना। अब उस ब्रिज में आपको यात्रा करनी है अगर, तो आपको टोल चुकाना है। लेकिन जापान की जो कंपनी है, जायका जो बैंक है जापान की, उसने इंडिया को पहले ही 80% लोन दे दिया। हमने लोन किस आधार पर लिया, हमने लोन इस आधार पर लिया कि हम चुकाते रहेंगे। चुकाते कैसे रहेंगे, तो हो सकता है हमने 25 साल के लिए वो ब्रिज अब उस कंपनी को दे दिया। 25 साल के लिए ब्रिज दे दिया का मतलब समझिए, 250 रुपए का टोल है, प्रतिदिन 70,000 व्हीकल अगर चलने लगे
तो प्रतिदिन के हिसाब से करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा होने लगेगा। 365 दिन के अंदर सोचकर देखिए कितना करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। 400-500 करोड़ रुपए इकट्ठा होने लग गया। ऐसी स्थिति में फिर हर साल ट्रैफिक और बढ़ता चला जाएगा, प्रोग्रेसिव तरीके से टोल बढ़ता चला जाएगा। 80 साल के मतलब 25 साल के लिए लीज पर मिला है तो उनका पैसा ब्याज समेत उनको प्राप्त होता चला जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजों ने 3000 रुपए वार्षिक कर दे करके एक टोल प्राप्त कर लिया कि भाई अब हमको और कोई कर नहीं चुकाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने अपना विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से कर लिया, जिसके बदले में इनको बॉम्बे द्वीप मिल गया। जैसे आज जब कोई बड़ा सेठ आदमी शादी करता है तो अपनी बच्ची को शादी में कहीं उसका कोई फ्लैट है, कोई घर है, कोई विला है, कोई उद्योग धंधा है, वो दे देता है कि ये आपका हुआ टाइप से। ठीक है ना। अभी अंबानी ने डी मार्ट के मालिक, अगर मैं सही हूं तो दामानी परिवार जो है उनके साथ अपनी बेटी की शादी की। तो दामानी को भाई ठीक है, अगर आप डी मार्ट चला रहे हैं तो चलाते रहिए, आपको रिलायंस चाहिए तो रिलायंस भी ले सकते हैं, रिलायंस मार्ट आप चला लेना टाइप से, ऐसा हो गया। तो ऐसे ही अब सोचिए वहां के इंग्लैंड के राजा ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से शादी कर ली। तो अब राजा की शादी हुई है तो दहेज मिलेगा। तो दहेज में अंग्रेजों ने कितना दिमाग लगाया, दहेज में इन्होंने बॉम्बे ले लिया। तो देखिए एक तरफ चेन्नई विकसित हो गया, दूसरी तरफ इनको बॉम्बे मिल गया। तो बॉम्बे भी अंग्रेजों ने कोलकाता, चेन्नई या कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे ये अपने लिए डेवलप किए थे। कोलकाता को तो इन्होंने बकायदा राजधानी बना लिया था। ठीक है। और फिर अंग्रेजों ने खुद ने, राजा ने दहेज में लिया और राजा ने लेकर के 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्यों? अंग्रेजों ने शुरुआत में भारत में शासन नहीं किया था। शासन के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नहीं भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को तो व्यापार करने के लिए भेजा था। लेकिन अपने व्यापारिक हितों का संरक्षण करते करते, व्यापारिक हितों का संरक्षण कैसे कि अगर उनको पता चल रहा है कि यार मुझे सामान इकट्ठा करके लाना है, तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी क्या कहते हैं उसको, अपने लिए उद्योग बनाना पड़ेगा। फिर साथ में दूसरा क्या करना पड़ेगा, अपने लोगों को रखने के लिए फोर्ट बनाना पड़ेगा। तीसरा, अब आपको पता है कि इतना 3000 रुपए अगर मुझे किसी को किराया देना पड़ रहा है और अगर ये रिश्वत से काम चल जाए तो फिर क्या ही बुरा है। तो अचानक पता चल रहा है, राजा के किसी आदमी को कहा 3000 रुपए की जगह सर आप 2000 रुपए खुद की जेब में ले लो और हमको तो लिख के दे दो। हमको क्या मतलब किसके पास पैसा गया। भ्रष्टाचार ऐसे ही तो होता है। जो आदमी जिम्मेदार है उसे कहा जाता है कि सर आप तो अपनी तरफ से परमिशन दे दो, आप अपने पास रखो ना ये पैसा, 1000 मेरा बचेगा, 2000 आपके बनेंगे, क्या फायदा, राजा के लिए क्यों करना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, राजा की जो सेकंड लाइन थी ना, जहां जहां राजा थे, राजा के जो विश्वस्त लोग थे, जो राजा को कान में भरा करते थे कि ये सही है ये गलत है, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। आज भी क्या होता है, कई कंपनियां दूसरी कंपनी को कैसे तोड़ती हैं, उसके जो विश्वस्त लोग हैं उन तक रिश्वत पहुंचा देती हैं कि भाई तुम अपनी तरफ आ जाओ ना यार। तो प्लासी बक्सर के समय पर इस चीज की चर्चा करेंगे अपन कि कैसे राजा के लोगों को तोड़कर ये अपने पास ले आते थे, जिनको आपने मतलब धोखेबाज भी कह सकते हैं। उनको ये लालच दिया जाता था अगला राजा तुम बनोगे यहां पे। तो ऐसा करके अंग्रेजों ने, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में आई थी यहां पर व्यापार करने के लिए, रहते रहते अपने फोर्ट बनाने लगे। अब फोर्ट बनाने लगे तो क्या फोर्ट की दीवार बनने से क्या अंग्रेजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी, क्या नहीं। तो अपने फोर्ट की सुरक्षा के लिए फिर इन्होंने सैनिक तैनात करने शुरू किए, खुद के सैनिक। उनका काम केवल इतना था कि अपने फोर्ट की हिफाजत करेंगे, और दूसरा, रास्ते में कोई लूट खसोट ना हो जाए तो सामान के साथ चलकर जाएंगे। सामान के साथ चलकर जाना, चूंकि फरमान तो ले ही लिया, रहने के लिए फोर्ट बना लिया। इस कारण से अंग्रेजों के बारे में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां जब व्यापार करने आई तो व्यापार से ज्यादा उसने यहां पर अपना प्रसार किया। इस कारण से एक समय तो ऐसा आ गया था कि अंग्रेजों की यह कंपनी घाटे में चलने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई व्यापार में मुनाफा कमाने थी, लेकिन इसने कभी प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसने सारा पैसा खाया और खोजा टाइप से था। यहां पे जो लोग आते थे वो अपने घरों में पैसा लेके जाते थे। ब्रिटेन सरकार को कहते हैं कि इसका इतना लाभ नहीं हुआ था। मतलब 1857 की क्रांति से पहले पहले तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ही कर्मचारी कमा कमा के पैसा ले जाते और घाटे का बिल पेश करते कि सर वहां तो खर्चा ही बहुत है। ठीक है साहब। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीज उस शान ने अंग्रेजों को सूतीनामा, कालीकाता और गोविंदपुर नाम के 3 गांवों की जिम्मेदारी दी और इसी को मिलाकर के कलकत्ता शहर बनाया गया था। तो अब आप देखिए कलकत्ता कब बस गया, 1698 में। मुंबई कब बस गया, 1661 के अंदर। और ऐसे ही इससे पहले मद्रास बसा लिया था, तो मद्रास के बारे में, गोलकुंडा के बारे में आपको 1639 पता चल गया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बसने को तो सबसे पहले सूरत बसा था, जहां पे डायमंड बॉर्स बना है अभी, है ना सूरत, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। इन्होंने बकायदा
चेन्नई नाम के गांव को इन्होंने शहर में तब्दील कर दिया, बॉम्बे बना दिया, और तीसरा कोलकाता। और कोलकाता ही इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोलकाता की जरूरत क्यों थी? कोलकाता की जरूरत इसलिए थी क्योंकि कोलकाता का बंगाल का जो कॉटन है ना, वही इनको सबसे ज्यादा चाहिए था। तो सूती वस्त्र के लिए तो इनको कोलकाता चाहिए ही था। इसी कारण से कोलकाता में फिर फोर्ट बना जिसका नाम था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट की अवधारणा क्या है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1700 में इसे पहला प्रेसिडेंसी शहर घोषित किया गया। मतलब इसके बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना क्षेत्राधिकार क्लियर करते हुए कि हां भाई अब ये राजघराना हो गया और अब हम यहां पर शासन करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने, अब इसी बीच में बक्सर और प्लासी की स्थितियां बनेंगी जो अलग से पढ़ेंगे अपन। फिलहाल फैक्चुअल चीजें हैं जिनको मैं आपको यहां पर बताता जा रहा हूं। 1717 में, अच्छा, उधर की तरफ मुगलों का शासन धीरे धीरे अवनति की तरफ जा रहा है। अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां। तो उन्हीं में से एक राजा था फर्रुखशियार। उसने एक शाही फरमान जारी कर दिया, ऑफिशियल लेटर, जिसके तहत कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। यानी कि पूरा की पूरा बंगाल। अच्छा, ऐसा ये लोग करते क्यों थे? क्या पागल थे क्या ये लोग? इनको ये लगता था समुद्र से क्या होता है, समुद्र से अगर कोई व्यापार कर रहा है तो करने दो ना, हमारे लिए तो ये वैसे ही परहेज की चीज है, हम तो समुद्र में वैसे ही नहीं जाएंगे, हमारे लिए तो पहले ही समुद्र में जाना अपने आप के अंदर एक पाप की भागीदारी है, तो वो तो हमको करनी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको एक फरमान मिल गया, तो ये बंगाल में भी फ्री में व्यापार करने लग गए। सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले सभी करों से मुक्ति मिल गई कि साहब ये पैसा पकड़ो और हमें किसी भी प्रकार के टैक्स से मुक्ति दे दो। इसी को ही कहा जाता है कि जो, मतलब ये जो मुगल फर्रुखशियार ने इनको अपनी तरफ से शाही फरमान दिया था, इसे ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है कि भाई ये इनका सबसे बड़ा देश में शासन करने का आधार बना था। यानी कि बंगाल जैसी जगह, उस समय सोचिए कि बंगाल का कॉटन पहनना ब्रिटिशर्स के लिए शान की बात होती थी, और उस बंगाल में आपको मुफ्त में व्यापार करने की इजाजत मिल जा रही है, तो विचार कीजिए कि ये कितनी जबरदस्त चीज होगी। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को किस प्रकार से चारों शहर बने, कैसे मैग्ना कार्टा डिसाइड हुआ, कैसे फोर्ट का निर्माण हुआ, ब्रिटेन के बारे में ये समझ में आ जाएगा, है ना। कल के सेशन में हम अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच की जो लड़ाई है, जैसे एंग्लो कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है, इंडो कार्नेटिक वॉर के नाम से, उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।